नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। कहते हैं कुछ कार्य सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव का बिगुल फूंका और मैदान में जमकर मुकाबला किया। आज हम उस शख्सियत से पूरे देश को अवगत करवाएंगे। उनके जज्बे को देखते हुए 2019 में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर मैदान में भेज दिया गया। हम बात कर रहे हैं 2019 वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव की। शालिनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। धन्यवाद रवि जी। और मेरा सीधा और पहला सवाल है, चूंकि आप बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय सीट की प्रत्याशी रही हैं, उस अनुभव को तमाम दर्शकों के सामने अगर आप साझा कर सकती हैं तो जरूर करें। देखिए, मैं मेरे ससुर स्वर्गीय बाबू श्यामलाल यादव जी 27 साल की उम्र में वो विधायक हो गए थे। बनारस से सांसद रहे, राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर थे और यूनियन मिनिस्टर रहे। तो जब मेरा शादी इस परिवार में हुई तो उनकी कार्यशैली और उनकी जनसेवा को मैं देखती थी और अक्सर उनसे बड़ा प्रेरणा मिलती थी मुझे। और मैं ये सोचा करती थी कि राजनीति ही माध्यम क्यों होना चाहिए जनसेवा के लिए। और मुझे जो अनुभव हुआ उनके साथ, तो मुझे लगा ये कि जो कार्य वो करते रहे और किसी भी गरीब के लिए, असहाय के लिए उसकी मदद करना, सबसे सशक्त माध्यम उसका राजनीति ही है। और भी माध्यम है, आप एनजीओ के माध्यम से या फिर अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं जनसेवा की, लेकिन उनके रास्ते में कई मुश्किलात आती हैं। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि राजनीति ही वो सबसे सशक्त माध्यम है जिसके इससे पहले कि शालिनी जी, मैं आपसे सवाल पूछूं कि राजनीतिक में आपका आने का जो क्या बचपन से था या आप उस परिवार के हिस्सा बनी तब आपके मन में ये विचार आया? एक पल के लिए तो आपको जरूर लगा होगा कि जब आपको बनारस से सीट ऑफर किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मन में तो जरा सा कुछ ना कुछ तो शंका जरूर आया होगा कि सामने इतना बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री। डेफिनेटली देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे वो दी गई थी कि एक इतनी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से मुझे लड़ने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि अगर हम बैक में देखें तो मैं 2 वर्ष पूर्व ही मेयर के बनारस से ही मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी थी और बनारस में की राजनीति में मैं तब से ही सक्रिय हूँ। और जिस तरीके का इतिहास रहा है बनारस का, और उस पे मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी कि बनारस जिस तरीके की धरती है, काशी जिसे हम जानते हैं, उसका अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण आकर्षण शुरू से ही सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे धर्म, संस्कृति और आध्यात्म, शिक्षा, संगीत और विद्वता, सभी चीज का एक मेल है जो इसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनाती है। और शायद इसीलिए जो हमारे बनारस से जो सटे हुए राज्य हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो और आपका छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, ये सारे राज्य जो हैं प्रमुखता इनके आवश्यक के कार्य बनारस से ही इनका सरोकार रहता है, जिसके चलते बनारस को कहा जाता है, हम जो मानते हैं कि इसे हम गेटवे ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। और शायद इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगी, बनारस की बात आपने की है तो, कि शायद इसीलिए आप देखिए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इन सब चीजों का आंकलन करते हुए, बनारस की स्थिति को देखते हुए, जब वो विपक्ष में जनता पार्टी से हुआ करती थी, तो उन्होंने ये आंकलन किया कि बनारस का जो संदेश है वो इन तमाम राज्यों में जाता है, और अगर कम से कम 50 सीटें इन अन्य राज्यों की भी इस बनारस से इफेक्ट करती हैं और यहाँ से उस पर असर डाला जा सकता है। इसी कारण से उन्होंने 1980 में स्वर्गीय राजनारायण जी जो थे, उनको यहाँ से चुनाव हरवाया था पंडित कमलापति त्रिपाठी जी द्वारा। और उसके माध्यम से उन्होंने न सिर्फ 77 में जो रायबरेली में उनकी एक हार हुई थी,
उसका बदला लिया, बल्कि बनारस से ब्राह्मण राजनीति का भी एक उन्होंने स्थापना की यहाँ से। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि जब पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ, उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने तत्कालीन मेरे जो ससुर थे, वो उस समय राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर थे, उनको उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़वाने का विचार किया। और इस निश्चय का उन्होंने अपने जो उनका संसदीय बोर्ड था उसको भी उन्होंने इसकी सूचना दे दी थी। तो उनके जाने के बाद क्या हुआ कि बनारस से मेरे ससुर स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी को यहाँ से मौका मिला चुनाव लड़ने का बनारस सीट से। और उस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका टिकट काट करके ये इनको चुनाव लड़वाया गया। और तभी से जो स्वर्गीय श्रीमती गांधी की जो रणनीति थी वो सामने दिखाई दी, और पहली बार कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बनारस के साथ साथ आसपास की तमाम लोकसभाओं में अपना बनाया, जिसमें पहले विपक्ष ज्यादातर से हावी रहता था। तो एक संदेश यहाँ से गया, और निश्चित रूप से मैं ये मानती हूँ कि ऐसी सीट से जो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना, उससे चुनाव लड़ना मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है मेरे लिए। और जब आपने कहा कि आपको ये मौका मिला तो सचमुच मैं बहुत ही उत्साहित थी। और नहीं, उत्साह के साथ साथ शालिनी जी, उत्साह के साथ साथ आपके मन में घबराहट या डर तो जरूर रहा होगा। मेरा सवाल ये था, खैर ठीक है, एक और जो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि राजनीतिक में जो आपका जो कैरियर रहा, ये आपका शुरू से आप चाहती थी कि आप पॉलिटिशियन बने, या आप जब अपने ससुर के घर में आई तब आपको ये लगा कि नहीं, अब मेरे लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर सकती हूँ चूंकि ये माहौल मिला है बिल्कुल वैसा? जी, ठीक कहा आपने। देखिए, मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन जब मेरा विवाह इस परिवार में हुआ तो मुझे बाबूजी का करीब 10-12 वर्षों का उनके साथ रहने का, जब तक वो जीवित थे, मुझे अनुभव मिला उनका। और मैं देखती थी कि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो जन सेवा है, जो वो राजनीति के माध्यम से करते हैं, वो निश्चित रूप से मुझे प्रेरणा देती थी। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि राजनीति ही वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम असल में गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी शासन और प्रशासन तक पहुंच होती है और हम उनके लिए कार्य कर सकते हैं। अन्य माध्यम भी हैं, लेकिन उनमें कई मुश्किलात होती हैं। तो यहीं से ये विचार मेरा आगे बढ़ा, और इसे मेरे ख्याल से मेरे पति जो हैं, मेरे ससुर के निधन के बाद वो भी एक्टिव राजनीति में रहे हैं, उनसे भी मुझे बहुत अनुभव मिला। और इसका मौका मुझे मिला 2017 में, जब बनारस में मेयर का चुनाव होना था, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अप्रोच किया इसके लिए, और मुझे उन्होंने उत्साहित किया कि मैं अपने बाबूजी की विचारधारा को लेकर के उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाऊं। तो वो मौका मुझे पहला मिला, और फिर बनारस जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि एक तरफ जहां परिवारवाद की बात होती है, एक तरफ लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक परिवार के लोग ही, अगर आपके फादर या आपके फादर इन लॉ कोई हैं तो वो अपने बच्चों को ही प्रमोट करते हैं, तो आपको जरा सा मन में ये नहीं आया कि लोग कहेंगे कि नहीं, अपने परिवार वालों को ही प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात, क्योंकि जो पहले राजनीति होती थी उसमें ये भाव कहीं नहीं होता था। जो काबिलियत होती थी उसके अनुसार ही आगे नेता अपने बच्चों को या उसको आगे चूंकि आप जिस पार्टी में अभी हैं शालिनी जी, समाजवादी पार्टी में, उनके ऊपर भी काफी आरोप लगते रहा है कि वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के ही लोगों को वो बढ़ावा देते हैं। लगता रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उस पार्टी में अब जो नेतृत्व चेंज हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब जो पार्टी एक नए कलेवर में आई है, तो आप अब देखेंगे कि उन सब कमियों को और उन सारे इल्जामों को वो दूर करने में सफल हुए हैं। और उन्होंने अब हर वर्ग के लोगों को, सबके हित में सबको मौका दिया है,
और ये बात अब उनके लिए कहना मुझे लगता है कि अब जायज नहीं है, कि वो देखिए सिर्फ ये पार्टी हम तो नहीं कहते हैं, परिवार की लेकिन पार्टी आपके जो विपक्ष में लोग हैं, जो आपके विपक्षी पार्टियां हैं, ये आरोप जरूर लगाती है। खैर, दूसरे सवाल पे मैं आऊंगा, वो ये, क्योंकि चूंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं का जो स्थिति है आज देश के अंदर, आपसे छुपी हुई नहीं है, आप बिल्कुल जानती हैं। क्या करना चाहिए और कैसे महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाएं, प्रयत्न करें, और आपकी पार्टी और आप अपने तरफ से क्या कर रही हैं ताकि महिला सशक्त बने? जिस हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके अंदर असुरक्षा की भावना ना आए, सुरक्षित रहें। अगर कहीं भी बाहर निकलें तो उनको ऐसा लगे कि उनके मन के अंदर जो एक डर का भाव रहता है, वो डर का भाव ना हो, और बिल्कुल फ्रीली कहीं भी घूमें, कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, वो डर निकल जाए। उसके लिए क्या करेंगी और आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि आप जानती हैं इस वक्त महिलाओं की स्थिति क्या है, आप खुद देख रही हैं, आप खुद इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें हो रही हैं। देखिए, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण अगर हाल में पेश किया किसी ने, तो वो अखिलेश यादव जी ने पेश किया। क्योंकि आपने देखा कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो बनारस की थी चुनाव के दौरान, उसमें उन्होंने एक महिला पर विश्वास करके उसको मैदान में उतारा प्रधानमंत्री के खिलाफ। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और देखिए, कोई उदाहरण नहीं, महिला शालिनी जी नहीं बहुत हो बहुत सकता। अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सबके अप्रोच शालिनी जैसी तो नहीं होती है। हाँ, डेफिनेटली आज जो स्थिति है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि देश में जो स्थिति है आज महिलाओं की, है उस सरकार द्वारा की गई है जो महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और यही कह करके वो सरकार भी बनाई थी उन्होंने, बड़े बड़े नारे दे करके। आप देखते रहे हम लोग कि इन पिछले 5-6 वर्षों में जब ये भाजपा की, इसके पहले जो विपक्ष में था जब भाजपा, तो इन्हीं की भाजपा की बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं जो छोटे छोटे मुद्दों पर सड़क पर आकर के बहुत ज्यादा हो हल्ला किया करती थी। आज महिलाओं की इतनी दयनीय स्थिति और उनकी दुर्दशा होने पर, एक से एक विभत्स घटनाएं उनके साथ होने पर, ये सभी महिला नेत्रियां आज मौन हैं। उनमें से कई तो बड़ी बड़ी मंत्री पद पर भी हैं, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि इन मंत्रियों का पद भाजपा जैसी पार्टी में सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए किया गया है। उनके बोलने के अधिकार को, उनकी आवाज को दबा दिया गया है, और उन्हें वही प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाओं का, और उन्हें ही महिलाओं की आवाज उठानी थी। जब वही मौन है, तो आप बताइए, अत्याचार तो महिलाओं पर बढ़ेंगे ही। और अभी हाल में आपने देखा कि इस सरकार के कार्यकाल में, प्रदेश की बात अगर मैं करूं, तो इनके भाजपा के विधायक रहे, बड़ा चर्चित केस रहा सेंगर का, वो रेप केस ले लीजिए आप, चाहे आप चिन्मयानंद केस ले लीजिए, और आप रविंद्रनाथ गैंगरेप केस, अभी हाल ही में एक पूर्व मंत्री के बेटे ने अपहरण का जो एक कांड किया, तो ये सारे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हुई है। और इसमें जो चूक में मुख्यतः है, वो पुलिस की तरफ से भी है। उसने उचित कार्रवाई नहीं की है जब भी ऐसी शिकायत गई है या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ता गया है और ये घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। अभी आपने देखा कि वीआईपी क्षेत्र एक अमेठी, वहां पे एक बहुत बड़ी नेत्री हमारी बहुत बड़े मंत्री पद पर हैं केंद्र सरकार में, और वहां से वो प्रतिनिधित्व भी करती हैं, सांसद हैं, जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के अधिकार की करती थी। आज अभी एक हाल का केस आपने देखा कि कैसे लोक भवन के सामने एक माँ और बेटी को स्वयं को जलाना पड़ा वहां पर, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज जो अगर माँ बेटी वाला कोई घर है जहां पर पुरुष नहीं है, तो वहां पे जमीन चाहे कब्जा करना हो, चाहे छेड़खानी हो, मारपीट हो, या बलात्कार तक की घटना अब आम बात हो गई। तो हर तरफ से महिला आज असुरक्षित है इस सरकार में, क्योंकि इनका रवैया ऐसा है और इन्होंने अपने हाल पर महिलाओं को छोड़ दिया। विपक्ष तो आपकी जो बीजेपी हमेशा यही आरोप लगाते रही है कि उनके जो इस वक्त की जो सरकार है उसमें बहुत कम ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर इसके पहले वाले की सरकार, अगर समाजवादी की सरकार को आप देखेंगे तो उसमें जो खास करके बलात्कार की जो घटनाएं, लूट मार की जो घटनाएं थी, और जो इस तरह के जो बाहुबली, जिसको गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग थे, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया। ये बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाती है।
और आप जिस अमेठी सीट की बात कर रही थी, तो वहां आप जानती हैं कि 10 साल एक छत्र किसका राज रहा था, ये आप भी जानती हैं। तो ये भी वो आरोप लगाती हैं जिन आप नेता के जिक्र कर रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कह रही हैं, तो वो भी तो यही आरोप लगाती हैं कि यहाँ पे जो आज अगर ये क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ है, इसके अगर कोई कारण है, कोई रीजन है, तो एक परिवार। देखिए, अमेठी क्षेत्र की जो बात मैंने की, डेफिनेटली आरोप लगाना, भाजपा का शुरू से ही विपक्ष पे आरोप लगाना उनका एक पुराना शिगुफा रहा है और इसमें वे बहुत माहिर हैं, क्योंकि आंकड़ों को फर्ज करना और गलत आंकड़े प्रस्तुत करना भी में उनकी टीम और बड़ी माहिर रहे। तो विकास क्या हुआ नहीं हुआ ये एक दूसरा मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा एक दूसरा मैटर। तो क्या शालिनी जी आप मानती हैं कि आपके सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी बेहतर थी, मौजूदा सरकार में वो नहीं है? ये तो हर कोई मान रहा है। आज के बाद ही बच्चा आज ये बात जानता है देश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति हो गई। आज कहीं आप विकास दुबे का इनकाउंटर दें, महिला सुरक्षा की बात हो, हर फ्रंट पर ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और ये बात आज बच्चा प्रदेश का जानता है। एक गंभीर सवाल है और अहम सवाल भी है। आज देश के अंदर दो चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहला तो आप जानती हैं, हम वैश्विक महामारी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रही है। दूसरी चीज़, भारत कितना ग्रसित है कोरोना से आप बेहतर जानती हैं। एक और जो गंभीर जो मसला है वो है भारत चीन, यानी जो लद्दाख में जो चल रहा है उसके ऊपर आपकी पार्टी ने स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। और जब मुलायम सिंह यादव आपके नेताजी जब वो रक्षा मंत्री थे उनका भी जिक्र होता, आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो भी बातें जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो उनके मन में जो चीन को लेकर के जो डर था वो आज सब सत्य साबित हुई है। मुलायम सिंह जी पहले रक्षा मंत्री थे जो इंडिया और चाइना के उस बॉर्डर पर जहां पर विवाद होते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो वहां पर गए थे। वो पहले रक्षा मंत्री थे। और जब हम भौतिक रूप से कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो हम वहां की उसकी महत्ता का संज्ञान अच्छे से ले पाते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि चीन से हमें खतरा हो सकता है। और उन्होंने जो अपना एक संसद में भाषण दिया था, अगर शायद ये सरकार उसको ही अगर मान करके उसको लागू किया होता अगर इसने, तो आज ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं खड़ी होती। और जहां रही चीन की बात, ये सरकार पूरी तरीके